हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स क्लास 9th का। टॉपिक हमारा चैप्टर नंबर 3 से मास और वेट के दरमियान फ़र्क। और यहाँ पर मास और वेट को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोनों में क्या फ़र्क है, उसकी कुछ पॉइंट्स हैं जो हैं जो बिल्कुल जो बेसिक पॉइंट्स हैं, और जितनी भी आगे पीछे पॉइंट्स आपको जाननी चाहिए इस लेवल तक, 9th क्लास तक, वो आपको बताएंगे। ठीक है। और आम तौर पे हमारी डेली लाइफ में मास और वेट को एक ही माना जाता है। हम एक्चुअली जो है वज़न कहते हैं, मास को भी वज़न कहते हैं, वेट को भी वज़न कहते हैं। मगर फिजिक्स में जो है मास और वेट दोनों अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं। और आपने पढ़ा होगा अब तक, तो ये तो पढ़ा होगा कि भाई मास आपका क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, यानी आपका बेस क्वांटिटी है। और इसी तरह आपने वेट के बारे में भी पढ़ा है थोड़ा बहुत, वो आपका ड्राइव्ड क्वांटिटी है। इतना तो आपको अभी तक पता होगा। तो दोनों में बेसिकली फ़र्क तो है, तो उसको हमने आज यहाँ पर हाईलाइट करना है, क्या क्या फ़र्क हो सकता है। सही है जी। तो पहले हम देखेंगे, इसको डिफाइन करके देखेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, वेट की डेफिनेशन क्या बनती है। फ़र्क है तो ज़ाहिर है उसकी डेफिनेशन में भी फ़र्क होगा। सही है ना। तो मास के बारे में आप लोगों को पता है कि मास क्या है। किसी भी बॉडी के अंदर जो मैटर की मिकदार होती है ना, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं आपका क्वांटिटी, वो कितनी है, उसको हम मास कहते हैं। जैसे आपके जिस्म के अंदर पानी कितना है, तो उसका जो मिकदार होगा उसको हम मास कहेंगे, उसको वेट तो नहीं कहेंगे। ठीक है ना। किसी भी आपका फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ है, दोनों गिलास के अंदर भरा हुआ है, तो वो कितना है, तो हम उसको क्या कहेंगे, तोल के बताएंगे भाई कितना है। ठीक है ना। यानी आपका कोई भी मैटर कहीं पर भी पड़ा है, तो उसको आप कैसे कहोगे भाई इसकी क्वांटिटी कितनी, तो आपको तोलना पड़ता है, बैलेंस में लेके जाके उसको वेट करना पड़ता है। तो अब आप उसको समझते हैं कि गिलास के अंदर पानी भरा हुआ है, तो आप कहेंगे कितना लीटर के हिसाब से। नहीं तो आप आम तरीके से क्या कहते हैं, इतने किलोग्राम है, आधा किलोग्राम है, या पाव किलोग्राम है, इस तरह आप कहते हो। तो एक्चुअली आप ये क्या कह रहे थे, मास उसका बता रहे थे, यानी उस मैटर की क्वांटिटी कैसे बता रहे थे, मास में। ठीक है ना। कोई भी चीज़ कहीं पर भी पड़ी हो तो हमें कहते हैं मास के हिसाब से बताते हैं, किलोग्राम के हिसाब से बताते हैं, ग्राम के हिसाब से बताते हैं। तो किसी भी मैटर की क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, किसी भी बॉडी में पड़ा हो, वो कहीं पर भी पड़ा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, मास। तो वो क्या लिखेंगे इसका, क्वांटिटी ऑफ, डेफिनेशन क्या बन गई, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन बॉडी। सही है जी। तो किसी भी जिस्म में मिकदार जो होता है किसका, मैटर का, उस मिकदार को हम कहते हैं मास। चलो, अब आते हैं इसके मुकाबले में, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होगी भाई। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो वेट जो है वो पहले तो आप नोट कर लें, हमेशा हमेशा के लिए वेट एक फोर्स ही है। वेट एक फोर्स है। ठीक है जी। और ये जो फोर्स है कहाँ से आती है, ये एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगाता है, अर्थ लगाती है हर बॉडी पे। हमारे इस गोले पे अगर बात करें, तो अर्थ जो है हर बॉडी को अपने सेंटर की तरफ हमेशा हमेशा हर वक्त खींचती रहती है। ठीक है ना। तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होती है, उस बॉडी के वेट के बराबर होती है। उस बॉडी के वेट के बराबर होती है। तो ये एक्चुअली मेजरमेंट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये आपकी बॉडी जैसे हम पे लग रही है, किसी और आपकी चीज पे लग रही है, तो वो अर्थ एक्चुअली खींच रही होती है आपको या उस बॉडी को अपनी मरकज से, यानी सेंटर की तरफ। तो उस फोर्स को हम कहते हैं वेट कहते हैं। तो भाई वेट क्या है, वेट इज अ फोर्स, वेट इज अ फोर्स, फोर्स by which earth attracts
एन ऑब्जेक्ट और बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर। सही है। और ये कितनी होती है ये भी आगे चल के आप पढ़ेंगे। F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर आर स्क्वायर। सही है जी। इतनी फोर्स होती है ये जो फोर्स है ये एक्चुअली आपका वेट के बराबर है। अभी जो फार्मूला मैंने लिखा है ये ग्रेविटेशनल फोर्स का है। ये किसका है? ग्रेविटेशनल फोर्स का है। तो ये भाई ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी ही होती है जितना बॉडी का वेट होगा। ठीक है ना। एक्चुअली ये आपका जो बॉडी पे अट्रैक्शन पड़ रही है किसी बॉडी पे, फर्ज करें आप पे पड़ रही है, तो आपका जो वेट बनता है ना, आपका जो वेट बनता है वही वेट जो है वो इस फोर्स के बराबर होगा। तो ये एक्चुअली भाई ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। क्या है? वेट क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जिससे अर्थ जो होती है उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही होती है। पुल ऑफ द अर्थ है, ऐसा लिख दे, पुल ऑफ द अर्थ। वेट क्या है? पुल ऑफ द अर्थ। यानी ये वो फोर्स है जो जमीन की फोर्स है जो बॉडी को अपनी तरफ हर वक्त पुल कर रही होती है, और उसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर होता है, और ये बराबर होता है किसके? वेट के। ठीक है ना। तो वेट एक्चुअली ये है, क्लियर कट आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है जो उस बॉडी पे उस वक्त पड़ रही होती है। इस वक्त फॉर एग्जाम्पल हम मुझ पे जो पड़ रही है ग्रेविटेशनल फोर्स वही मेरा वेट है, वही मेरा वेट है। अगर इस बोर्ड पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ रही है वही इसका वेट है। इस मार्कर पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ी वही इसका वेट है। अब मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गया ये एक फोर्स है। सही है। तो इसकी डेफिनेशन भी आ गई। ये जो होता है मास जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। मास इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी होता है। मास क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब कभी भी चेंज नहीं होती, कभी भी चेंज, यानी उस वक्त जो जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उसकी बात ये कर रहे हैं। ये नहीं कि बच्चा जब पैदा होता है उसका वजन 5 किलोग्राम है, यानी वेट 5, मास 5 किलोग्राम, तो वो हमेशा 5 किलोग्राम रहेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे समझते सर ये क्या कह रहे हैं, बड़ा होगा तो बढ़ जाएगा। ऐसी बात नहीं है। हम जिस वक्त उसको देख रहे हैं ना उसकी बात हो रही है, उसके बाद बड़ा होता है तो होता रहे, कोई रोक थोड़ी सकता है। मगर इस वक्त मैं बात करूं भाई इसका मास, ये मार्कर तुम्हारे सामने है, इसका मास अब इस वक्त यही रहेगा। अब इसको मैं कहीं पर भी लेके जाऊं, यानी पहाड़ों पे चढ़ जाऊं, ठीक है ना, मैदानों में निकल जाऊं, ऊपर किसी बिल्डिंग पे चढ़ जाऊं, या यहाँ तक कि यहाँ मैं चांद पे चला जाऊं, तो भी इस मार्कर का मास जो है वो चेंज नहीं होगा, यही रहेगा। जो यहाँ था जमीन पे था वही रहेगा। किसी दूसरे प्लानेट पे चला जाओ तब भी इसकी जो कंस्ट्रक्शन में कोई फर्क नहीं आएगा। इसकी जो इस वक्त लेंथ है, इसकी जो मोटाई है, इसके ढक्कन का जो हिसाब किताब है ये सेम रहेगा। इसी तरह मैं चला जा रहा हूँ तो मेरा मास अगर यहाँ पर जितना है चांद पे भी उतना होगा। मेरी जो है मसल्स कम हो जाएंगे क्या? नहीं। मेरे जो है बोन्स वगैरह कम हो जाएंगे? नहीं। तो वही रहेगा। यानी उसमें कोई, जैसे आपने पढ़ा हुआ मास क्या है? कंजर्व्ड होता है, कभी भी न उसको खत्म किया जा सकता है। नेवर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ये आपने सुना होगा। नाइदर कैन बी पढ़ा होगा ना, मास नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो मास जो है वो हर जगह सेम रहता है। तो ये हो गई तय कि भाई मास क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई तब्दीली उस वक्त नहीं आती हालात के हिसाब से। आ जाए इस पे, ये वेरिएबल क्वांटिटी है। क्या है ये? वेरिएबल क्वांटिटी है। इसका मतलब है ये चेंज होता रहता है। वेरीज प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस, डिपेंड्स डिपेंड्स अपॉन
द वैल्यू ऑफ जी। जी सुना है आप लोगों ने, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो भाई ये डिपेंड ही करता है किस पे, जैसे आपने फार्मूला पढ़ा हुआ इसका, W इज इक्वल टू क्या है? एम जी। सही है ना? तो भाई ये जी पे डिपेंड करता है। जी की वैल्यू हर जगह एक जैसी नहीं होती है, ठीक है ना, प्लेस टू प्लेस चेंज होती रहती है, थोड़ी चेंज होती है, ज्यादा चेंज होती है, ज़्यादा चेंज तो होती है। तो आपका जो है ये हर जगह जो है इसकी वेट सेम, अगर यहाँ पर है तो अब फार्म किसी बिल्डिंग पे जा जाए, ज्यादा फर्क तो नहीं आएगा मगर उससे जो है वो फर्क आएगा, क्योंकि जितना आप सेंटर ऑफ अर्थ से दूर जाते रहोगे तो वैल्यू जी की जो है वो कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रही है, जिसको हम कहते हैं ये वाली फोर्स जितना आप देखें, ये डिस्टेंस के साथ क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस के साथ क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ये फोर्स। तो ये एक्चुअली है क्या आपका? एफ क्या है? सर तो वेट ऑफ द बॉडी है हमारे हिसाब से। तो ये डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना आप दूर चलते जाओगे सेंटर से तो बॉडी का जो वेट है वो कम होता जाएगा। सही है, मगर एक हिसाब से सरफेस ऑफ द अर्थ पे वो सेम रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, फिर आपका चेंज होता रहेगा। सही। तो ये आपका क्या है? वेरिएबल क्वांटिटी है। वेट क्या है? वेरिएबल क्वांटिटी है, और इसमें जी के वजह से तब्दीली आती रहेगी। ये भी आपको पॉइंट बता दिया मैंने। जी जो है वो क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो आपका चेंज होता रहता है डिस्टेंस के हिसाब से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती रहेगी। सही है जी। तो ये आपका वेरिएबल है, ये क्या है? कांस्टेंट है। सही है। तो अच्छा, अब यहाँ पर हम कहते हैं ये आपका क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। और ये क्या है आपका? वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये तुमको पता है आपको। अच्छा, यहाँ पर देखो, ये स्केलर का मतलब है कि भाई ये आपका एक जिसमें कोई डायरेक्शन वगैरह की जरूरत नहीं होती। इसको समझने के लिए आप मैग्नीट्यूड बता दो, 5 kg है, 10 kg है, 15 kg है, 2 ग्राम है, 10 ग्राम है, 100 ग्राम है, 1 तोला है, जितना भी आप मास के जो वेट है उसमें समझ जाएगा कोई भाई ये, इसमें कोई इस तरह की बात नहीं है। उसको जमा करना, 5 और 5 10 kg हो गया, 10 और 5 15 kg हो गया। तो स्केलर जो है वो सिर्फ एक नंबर से जाहिर किया जाता है, उसके साथ यूनिट लगाता है। स्केलर में डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। इसी तरह ये जो है वो वेक्टर है, तो यहाँ पर आपका फोर्स है, और इसका फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये आपका डायरेक्शन लाजमी होता है इसका। और क्या डायरेक्शन होता है? टूवर्ड्स दी, तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। क्या होता है? वर्टिकली हमेशा डाउनवर्ड होता है। हम देखें ना अभी जमीन का, आपको जमीन आपको पुल कर रही है तो इसका डायरेक्शन कैसे हो जाएगा? नीचे की तरफ। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन हमेशा नीचे की तरफ होता है। सही है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और भी मैं अगर आपको एडिशन बता दूं कि भाई जो वेट है वो आपका, अगर ये आपको नजर आ रहा है, जमीन जो होती है वो इस तरह कोई होती है, परफेक्ट आपका स्फेयर नहीं है। साइडों से यहाँ पर जो है खुली हुई होती है, और यहाँ पर क्या होती है? तकरीबन फ्लैट होती है। तो इसका अगर आप सेंटर यहाँ पर ले लें तो यहाँ पर देखें, ये वाला और ये वाला, तो इसको हम कहते हैं पोल। ये नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है, ये इक्वेटर है। तो भाई इक्वेटर पे जी की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम होती है। इक्वेटर पे जी की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम होती है, पहले बता रहा हूँ। यहाँ पर जी की वैल्यू क्या होती है? मिनिमम होती है अर्थ के हिसाब से। वजह क्या है कि ये फ्लैट है, तो ये वाला जो फासला है आर, ये भी आर है और ये भी आर है। ये आर देखो यहाँ पर कम नजर आ रहा है, ये वाला आर जो है वो बड़ा नजर आ रहा है। तो भाई कहोगे सर ये अभी तो तुमने कहा कि आर से तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, अभी तुमने कहा आर से तो इनवर्सली, तो बड़े डिस्टेंस में जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो अभी मैं कह रहा हूं नहीं भाई, इक्वेटर पे मास जी की वैल्यू ज्यादा है,
तो वेट भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और यहां पर वेट क्या होगा, इसके हिसाब से कम होगा। तो भाई यहां पर फासला तो ज्यादा है, यहां पर फासला कम है। तो आपने अभी बोला कि इनवर्सली, तो इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर, गोले के अंदर, ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, अंदर जो इसकी क्या है, वैल्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जी से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि जी की वैल्यू यहां तो जीरो हो जाती है, यहां पर क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो यहां से जीरो, तो जैसे आगे जाओगे तो क्या होगा, बढ़ती जाएगी, क्या होगा, बढ़ती जाएगी, और यहां से ऊपर जाओगे तो भी बढ़ेगी। तो ये ज्यादा डिस्टेंस है, तो जी जो अंदर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्फीयर के अंदर जो है आर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इक्वेटर पे वेट ज्यादा होता है, पोल पे जो है वो क्या होता है, उसके निस्बत कंपेयर करें तो कम होता है। तो इतना सा याद करें, आप दिमाग में रख लें, कल काम आएगा, किसी बड़ी क्लास में, फर्स्ट ईयर में, इंटर में जाओगे तो काम आएगा आप। इक्वेटर पे वेट ज्यादा होता है, क्यों, आर बड़ा है, और आर से अंदर जो है वो जी की वैल्यू क्या है, डायरेक्टली है, और आपका सरफेस पे जाओगे तो फिर आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। सही है, या आप आगे चल के पढ़ेंगे आप फर्स्ट ईयर में। तो यहाँ पर जो है आपका मिनिमम यानी वेट कम होता है, और यहाँ पर क्या होता है, सही है। तो अभी ये इंफॉर्मेशन है, अभी आप रख। अब यहाँ पर ये वेक्टर भी समझ में आया, वेक्टर क्यों है, कि भाई उसके पास डायरेक्शन, इसके पास है, उसके पास। अच्छा, अब आते हैं कि भाई इसका फार्मूला क्या होगा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में एफ इज इक्वल टू एम ए है, तो एम इज इक्वल हो जाएगा एफ अपान ए, मास को मालूम करने का ये फार्मूला। एसआई यूनिट इसका क्या होगा, इसका एसआई यूनिट होता है केजी। इसका मैंने फार्मूला लिख लिया है, ये दो फार्मूले हैं, ये तो लिख लिया। डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या है, एम जी, और एसआई यूनिट इसका क्या होगा, फोर्स है, इसकी वजह से इसका क्या होगा, न्यूटन। सही, इसका क्या होगा, न्यूटन, इसका आपका क्या होगा, किलोग्राम। सही है जी। अच्छा, अब इसको मेजर करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे, आमतौर पर डेली लाइफ में मास को मेजर किया जाता है फिजिकल बैलेंस में, मास को किसमें, फिजिकल बैलेंस में। आम जो बैलेंस आते हैं, अभी डिजिटल बैलेंस आ गए, उसमें भी कर सकते हो आप दुकानों में जाते हो ना, कोई चीज तोल के दी जाती है, तो वहां पर आपका एक डिजिटल बैलेंस रखा होता है, या वो आम सा बैलेंस रखा होता है, तराजू, ठीक है, उसमें आपको तोल के दे देते हैं सामान। 2 केजी चीनी ले ली, चावल ले लिए, ठीक है ना, तो वो आपको तोल के देते हैं। वो मास को मेजर करने का एक तरीका हो गया। और अगर यहाँ देखें तो इसको जो है वो हम मेजर करते हैं किससे, स्प्रिंग बैलेंस से। किससे करते हैं भाई, स्प्रिंग बैलेंस से। इस तरह स्प्रिंग को लटकाया होता है ना, कोई चीज इसमें टांग दो तो ये नीचे खींचेगा, अर्थ इसको नीचे खींचेगा, तो इसका अर्थ खींच रहा है, तो इसका मतलब क्या है, अर्थ नीचे खींच रहा है, तो उसकी पुल में नापी जाती है, तो उस पुल को हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। सही है जी। तो ये कुछ पॉइंट है, और यहां पर देखें आपने जो है वो पॉइंट्स जो है वो मेन मेन पॉइंट्स आपने पढ़ लिए, उसके अलावा जो वो इक्वेटर है उसका भी आप दिमाग में रखें, कहीं ना कहीं आपको काम आएगा। तो ये है आपके इसके डिफरेंस मास और वेट के दरमियान, ठीक है। कुछ याद रखने, एग्जाम वगैरह में आप पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाओ आमने सामने, ताकि जो है वो आपको अच्छे तरीके से समझ, सामने वाले एग्जामिनर को बताने में आसानी हो, और थोड़े तरीके से लिखोगे तो वो भी थोड़ा इम्प्रेस हो जाएगा आपसे, और मार्क्स आपको अच्छे दे देगा। ठीक है जी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया हो, और मीनिंगफुल है, नॉलेजफुल है, तो इसको जो है लाइक करें लाजमी तौर पे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को आगे बढ़ाया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अगर आपने इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी नए हैं, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहो और अपने दोस्तों को पढ़ाते भी रहो।